मैं किससे बात कर रहा हूँ? सामने कोई दिखता ही नहीं है। चलो, चलो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। केस नंबर 1, फर्स्ट वाला चैप्टर रिवाइज कर लिया आपने? फर्स्ट वाला कर चैप्टर लिया। रिवाइज कर लिया? देखो, चैप्टर अगर रिवाइज करोगे ना तो केस स्टडीज अच्छी लगेगी, वरना फिर मजा नहीं आता केस स्टडीज के अंदर। तो चलो केस स्टडीज को कोऑर्डिनेशन देख। वाला याद नहीं है सारे, पर बाकी हाँ, याद है। कोऑर्डिनेशन वाले सारे याद नहीं है, बाकी याद है। चलो कुछ कुछ में मैं हेल्प कर दूंगा। अब क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। इसमें सबसे ज्यादा मेहनत होती है मेरी। पहले क्वेश्चन इतना बड़ा है, आंसर तो बहुत छोटा होता है। तो जोश एंटरप्राइजेस, ठीक है, बहुत मजा आता है केस स्टडीज के अंदर। जोश एंटरप्राइजेस डिसाइड टू हैव अ मीटिंग ऑफ ऑल द की इम्प्लॉइज। की इम्प्लॉइज का मतलब क्या होता है सर? वो इम्प्लॉइज जिनके पास चाबी है। की इम्प्लॉइज का मतलब? जो एम्प्लॉय हमारे ऑफिस में वर्क करते सारे मेन मैनेजर्स हो गए। की इम्प्लॉइज मतलब सारे जो मेन मेन इम्प्लॉइज जो है, मतलब हेड्स, सारे डिपार्टमेंट के हेड्स, उनको बोलते हैं की इम्प्लॉइज। की इम्प्लॉइज मतलब विच आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। तो जो डिसाइडेड टू हैव अ मीटिंग ऑफ ऑल द की इम्प्लॉइज। देख, सारे इम्प्लॉइज को तो बैठा के मीटिंग नहीं कर सकते, सारे इम्प्लॉइज को तो बुला के मीटिंग नहीं कर सकते। तो मेन सारे डिपार्टमेंट के हेड्स को बुला लेते हैं और उनके साथ हम क्या करते हैं, मीटिंग करते हैं। ठीक है। तो ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन, तो ऑर्गेनाइजेशन में बुलाया, ठीक है, सारे की इम्प्लॉइज को। द मेन मोटिव इज टू टेल द एम्प्लॉइज टू कीप द टारगेट 20% इंक्रीज इन सेल्स। तो टारगेट क्या था, क्यों बुलाया था? 20% इंक्रीज इन सेल एज द मेन ऑब्जेक्टिव व्हेन दे वर्क थ्रू आउट द ईयर। तो टारगेट उनको दिया, सारे एम्प्लॉयज को बुलाया, उनको क्या टारगेट दिया कि भाई आप लोगों को क्या करना है, 20% इंक्रीज करके दिखाना है हमारी सेल्स के अंदर। मीटिंग इज फुल ऑफ आइडियाज, आइडियाज दिए बहुत सारे रिगार्डिंग द एम्प्लॉइज एंड द प्रोसेसेस इन्वॉल्व। वेरियस प्लान्स आर मेड टू हार्नेस द पोटेंशियल ऑफ द एम्प्लॉइज। तो हर एक एम्प्लॉय की पोटेंशियल को बाहर निकालने के लिए उन्होंने क्या दिए, प्लान्स दिए। डिपार्टमेंट हेड को बुलाया, हर डिपार्टमेंट हेड के नीचे बहुत सारे एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं। तो उन हेड्स को सिखाया गया कि भाई आप अपने एम्प्लॉइज को क्या करो, उसकी पोटेंशियल निकालो। उसकी क्या निकालो, पोटेंशियल निकालो। अभी जैसे मैं आप लोगों की क्या कर रहा हूँ, पोटेंशियल निकाल रहा हूँ बीएसटी की, कैसे लर्न करना है, कैसे रे। ठीक है, प्लान्स बता रहा हूँ एंड स्ट्रीमलाइन कर दो सारे प्रोसेसेस। However, with the passage of few days, the external business environment checks the capability of business to adapt to the situations. तो हमने क्या करा है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की थोड़ी सी चेकिंग करी एंड बिजनेस को क्या करा, अगर कुछ चेंजेस करने थे तो उस चेंजेस के हिसाब से हमने अडॉप्ट करा। तो इंटरनल बिजनेस एनवायरनमेंट को डायनेमिक्स। एक्सटर्नल बिजनेस, हाँ, एनवायरनमेंट के हिसाब से चेंज करा। द कंपनी सक्सेसफुली कम्स टू द एंड ऑफ द ईयर वाइल फ्लाइंग कलर्स। तो एंड में क्या हुआ, जो टारगेट जो सोचा था वैसे हो गया। What are the various characteristics of management you can find highlighted here? Also identify the lines in which characteristics have been highlighted. अब भाई सबसे बढ़िया बात, कौन कौन से करेक्टरिस्टिक्स की यहाँ पे बात करिए। अब करेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से थे सर? हेडिंग्स याद होनी चाहिए सबसे पहले। पहले पता है क्या होता था? पहले होता था, अब जैसे 7 हेडिंग्स है तो उसमें से कोई भी 6 हेडिंग्स आप याद कर लो तो सबसे बड़ा क्वेश्चन 6 मार्कर आता था, तो चलता था। अब क्या है, केस स्टडी के अंदर वो किसी भी हेडिंग से रिलेटेड आपसे केस स्टडी बना सकते हैं। अब इसके अंदर बहुत सारी लाइंस है जो उस हेडिंग के साथ क्या करती है, कनेक्ट करती है। तो हमें सारी हेडिंग्स आनी चाहिए। कभी ऐसा मत सोचियो सर 8 हेडिंग्स है तो उसमें मैं 2 हेडिंग्स लर्न कर लूँ, 3 हेडिंग्स लर्न कर लूँ। केस स्टडी किसी भी हेडिंग से आ जाएगी। तो करेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से थे फटाफट से मैनेजमेंट के, एक बार जल्दी से। गोल ओरिएंटेड, डायनेमिक, परवेसिव, मल्टी डायमेंशनल और इंटेंजिबल। पांच ही हो गए। एक और था। ग्रुप एक्टिविटी, कंटिन्यूस, ग्रुप एक्टिविटी और कंटिन्यूस प्रोसेस। मल्टी डायमेंशनल। ठीक है। तो अब यहाँ पर, अब इस केस स्टडीज के हिसाब को आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन से करेक्टरिस्टिक्स लगे हैं। सारे नहीं लग सकते, 3 4 करेक्टरिस्टिक्स हमारे यूज हो रहे होंगे और किस लाइन से पता चलेगा वो भी हमें आइडेंटिफाई करना है। तो पहला क्वेश्चन मैं हेल्प कर देता हूँ। जैसे देखो इसके अंदर क्या क्या दिखा हुआ है। देखो सबसे पहला क्या गया है इसमें, गोल ओरिएंटेड। गोल ओरिएंटेड आया है यहाँ पर। गोल ओरिएंटेड में क्या लिखा है, द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू टेल द एम्प्लॉइज टू कीप द टारगेट ऑफ। मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, टू 20% से आपको सेल्स इंक्रीज करनी है। ये आपका मेन ऑब्जेक्टिव है व्हेन दे वर्क थ्रू आउट द ईयर। ठीक है, तो दिस इज गोल ओरिएंटेड, 20% इंक्रीज होना चाहिए। तो गोल ओरिएंटेड आ गया सबसे पहले। फिर आ गया आपका मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल कैसे आया यहाँ पर देखते हैं। वेरियस प्लान्स आर मेड टू हार्नेस द पोटेंशियल ऑफ द एम्प्लॉइज एंड स्ट्रीमलाइन द प्रोसेसेस। एम्प्लॉइज, पीपल एंड स्ट्रीमलाइन द प्रोसेस ऑपरेशन। सारे प्रोसेसेस को आपको क्या करना है, स्ट्रीमलाइन करना है। ठीक है, चलो एक सेकेंड। स्ट्रीमलाइन करना है आपको सारे प्रोसेस। तो यहाँ पे पीपल की भी बात आई, यहाँ पे सारे स्ट्रीमलाइन करा हमने प्रोसेसेस को। ऑपरेशन की भी बात आई, तो पीपल की भी बात आई, वर्क की भी बात आई, और किसकी बात आई, ऑपरेशंस की भी बात आई। ठीक है, समझे मेरी बात? नहीं समझे? 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 यस। ठीक है।
तो यहाँ पर आएगा मल्टी डायमेंशनल। फिर यहाँ पर आएगा डायनेमिक। अभी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की बात हुई थी ना, हाउएवर द पैसेज ऑफ फ्यू डेज द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट चेक्स द कैपेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू अडॉप्ट टू द सिचुएशन। इसको क्या बोलेंगे? डायनेमिक। अगर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में कोई चेंज आया है तो सेम चेंजेस आपको कंपनी के अंदर उस चेंजेस को इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा, अपनी कंपनी के अंदर भी चेंज लाना पड़ेगा। तो यहाँ पर कौन सा आया? डायनेमिक। ध्यान से पढ़नी पड़ेगी केस स्टडीज को। कुछ और अगर तू लिख देता है इन तीन के अलावा तो मार्क्स क्या कर सकते थे? कट सकते थे, है ना। कुछ और भी लग सकता है इसके अंदर, कुछ और लग रहा है कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर अगर हम बात करें। सर कंटिन्यूस प्रोसेस दिखा कहीं पे? नहीं दिखा सर, नहीं दिखा रहा। सब परवेजिव दिखा नहीं यहाँ पे कहीं? सर नहीं दिखा सर, नहीं परवेजिव नहीं दिखा। तो वो नहीं लिखना, क्या लिखना है? गोल ओरिएंटेड, मल्टी डायमेंशनल एंड डायनेमिक। अब बीएससी देख थोड़ा बहुत केस स्टडीज डिफिकल्ट तो हो ही जाते हैं। अब आपके 7 हेडिंग्स थी, उसमें से 6-7 हेडिंग्स थी, उसमें से आपको सिर्फ 3 कट टू कट वही लिखनी है जो सीबीएसई ने प्रिस्क्राइब करी अपनी केस स्टडीज के अंदर। इससे बाहर जाते हो, अननेसेसरी लिखते हो, जीरो। ठीक है, तो गोल ओरिएंटेड समझा, पहली केस स्टडी डन। अच्छी केस स्टडी है, इस केस स्टडी को आईएमपी मार्क कर सकते हैं। तो बहुत सारी मैं केस स्टडीज करवाऊंगा। एंड टाइम पे आपको क्या करना है, जो इंपॉर्टेंट वाली जो केस स्टडीज है उनको बस पढ़ लेना, क्योंकि सारी तो केस स्टडीज पढ़ नहीं पाएंगे एग्जाम के टाइम पर, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करते हैं तो क्या लिखा हुआ है? XYZ लिमिटेड इज अ कंपनी ओरिएंटेड, इज अ मैनेजमेंट ओरिएंटेड कंपनी। तो मैनेजमेंट ओरिएंटेड कंपनी, सारा काम अधिकतर सारे जो वर्क है वो कौन मैनेज करता है? मैनेजमेंट मैनेज करते हैं। टाइम एंड अगेन ऑल द एम्प्लॉइज लर्न फ्रॉम द सीनियर्स वेरियस वेज ऑफ लीडिंग विद डाइवर्स सिचुएशंस। तो सारे एम्प्लॉय सीनियर से सीख रहे हैं। दे आर प्रोवाइडेड ट्रेनिंग वेन एवर रिक्वायर्ड। दे आर ऑल्सो गिवन इंसेंटिव बोथ फाइनेंशियल एज वेल एज नॉन फाइनेंशियल। सो टाइमली सारे एम्प्लॉइज को क्या मिलते रहते हैं? बेनिफिट्स, इंसेंटिव्स मिलते हैं। फाइनेंशियल इंसेंटिव्स भी मिलते हैं। फाइनेंशियल इंसेंटिव्स का मतलब होता है पैसा। क्या मिलता है? पैसा, इंक्रीज इन सैलरी। नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स का मतलब क्या होता है? कि सर आपको ट्रॉफी दे दी, पीयर रिकॉग्निशन हो गई, सबके सामने खड़ा करके आपको हमने माला पहना दी, इसको क्या बोलते हैं? नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। एम्प्लॉय खुश हो गया, या मालिक ने आके पीठ पे शाबाशी दे दी, शाबाश बच्चे बहुत अच्छा काम करा तूने, इसको क्या बोलते हैं? नॉन फाइनेंशियल। तो अब बहुत तरीके की मोटिवेशन आप दे सकते हो। फाइनेंशियल, अब जैसे तेरे पेरेंट्स ने तुझे क्या दे रखा है? फाइनेंशियल इंसेंटिव, कि जो मांगेगा वो मिलेगा, अच्छे से नंबर ला के दिखा दे। नॉन फाइनेंशियल क्या होता है? कि बेटा जब तू अच्छे नंबर लाएगा हम तेरे को देंगे आशीर्वाद बस। इसको क्या बोलते हैं? नॉन फाइनेंशियल। The result is employee see the development in the organization. The result is employee see development in the organization. Organization tries to become as a responsible constituent of the society and creates good quality products. ठीक है, इसको थोड़ा सा, and creates good quality product. It has a very good image in the market. Company अच्छे प्रोडक्ट्स बना रही है, अच्छी इमेजेस की मार्केट के अंदर। द ट्रेडिंग मॉड्यूल्स आर सुपर्ब, अच्छे से ट्रेडिंग कर रही है एम्प्लॉइज की। एंड एम्प्लॉइज ऑल्सो try to find unique ways of providing solutions in the context of rapidly changing business environment. एम्प्लॉय भी अपने पता है क्या दे रहे हैं? सजेशंस दे रहे हैं। एम्प्लॉय भी बता रहे हैं कि सर मार्केट में ऐसे ऐसे चेंज आ रहा है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में ऐसे ऐसे चेंज आ रहा है, तो आपको भी कंपनी में इन चेंजेस को कैसे इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। ठीक है, दिस हैज हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन टू एडजस्ट फ्रीक्वेंटली इन अ गुड मैनर। What importance of management is highlighted here? Also identify the lines. अब यहाँ पर बात क्या आई है? Importance of management की। कौन कौन सी इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट यहाँ पे हमने हाईलाइट करा है? तो यहाँ पर सबसे पहला क्या है? डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल। सर हम इनको क्या देते हैं? फाइनेंशियल इंसेंटिव भी देते हैं, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव भी देते हैं। इससे एम्प्लॉय की क्या हो जाती है? डेवलपमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो इंपॉर्टेंस में क्या है? सबसे पहले अगेन ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट केस स्टडी है। Which importance of management is highlighted here? Identify the lines. तो पहला क्या आया? डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल। दूसरा क्या आया? डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। एंड तीसरे में क्या है? हेल्प्स इन बिकमिंग डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। तो सेकंड में क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ट्राइज टू बिकम द रिस्पॉन्सिबल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सोसाइटी एंड क्रिएट्स गुड वैल्यू प्रोडक्ट्स। तो प्रोडक्ट किसके लिए बना रहे हैं? सोसाइटी के लिए, तो डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी होगी। और डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो एम्प्लॉय की ट्रेनिंग होती है अच्छे तरीके से। एंड जो एम्प्लॉय है वो क्या बताते हैं? यूनिक सजेशंस देते हैं कंपनी को कि कैसे बिजनेस एनवायरनमेंट के हिसाब से आप कंपनी को चेंज कर सकते हो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंस है किसकी? मैनेजमेंट की, जो कि हाईलाइटेड है इसके अंदर। एक बार केस स्टडीज को मेरे साथ करना है और बाकी केस स्टडीज को एक बार घर पे पढ़ लेगा तो सेम इसी लेवल की केस स्टडी आपको एग्जाम में दिख जाएगी। ठीक है, इसके बाहर केस स्टडीज नहीं जाएंगी, बहुत सारी केस स्टडीज कवर कर रखी है मैंने। आगे क्या लिखा है देखो, केस स्टडी नंबर 3। गोल्डलैंड प्राइवेट लिमिटेड इज अ व्हीट प्रोड्यूसिंग कंपनी। डेली 5,000 बैग्स ऑफ व्हीट वेइंग 10 kg ईच आर प्रोड्यूस्ड हियर। कितने बैग्स बनते हैं? कितने बैग्स बनते हैं? 5,000 बैग्स बनते हैं। हर एक बैग कितने किलो का है? 10 किलो का है। ठीक है,
In comparison to the previous year, this year has been less number of bags produced as per day basis. तो this year, तो यहाँ इस साल नंबर ऑफ बैग्स कम बने हैं. दैट नंबर इज अराउंड 4500. कितने बैग्स बने हैं? 4500. वैसे अगर हम देखें तो कितने बैग्स बनने चाहिए थे? 5000 बैग्स. और कितने बैग्स बने? 4500. 500 कम, which is less than the target of 500 set by the company. The company, however, has been able to reduce the cost involved in comparison to the last year spending on the production and packaging of each bag. सर जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ना, कंपनी ने वो तो कम कर दी. पिछले साल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा थी, इस साल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो गई? कम हो गई. द क्वालिटी ऑफ बैग्स हैज आल्सो बीन अप टू द मार्क. क्वालिटी भी अच्छी है बैग्स की. आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट इग्नोर्ड हियर. किस चीज को इग्नोर करा है यहाँ पे? इफेक्टिवनेस. इफेक्टिवनेस को. दो वर्ड होते थे, एक तो इफेक्टिवनेस होता था और एक होता था एफिशिएंसी. दोनों में क्या डिफरेंस होता है इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी की अगर हम बात करें? इफेक्टिवनेस मतलब आपको मतलब काम जल्दी जल्दी करना होता है किसी भी कॉस्ट पे. और वो कौन सा एफिशिएंट होता है कि आपको मतलब कॉस्ट कटिंग करनी है मतलब, और काम वो रिसोर्स हाँ बचाना है अपने. हाँ. इफेक्टिवनेस की अगर हम बात करें, इफेक्टिवनेस की अगर हम बात करें तो इसका मतलब क्या है कि बंदे ने जो काम जो दिया उसको करके दे दिया. लेट सपोज मैंने आपको 10 क्वेश्चंस दिए होमवर्क के अंदर, आपने वो होमवर्क के क्वेश्चंस कर लिए. ठीक है. और एक होता है, क्या होता है? इफेक्टिव. और एक होता है एफिशिएंट. 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 ठीक है. एक होता है एफिशिएंट. एफिशिएंट में क्या होता है? सर आपने वो 10 क्वेश्चंस तो करे, लेकिन कम टाइम के अंदर आपने क्या करी? सेविंग्स ऑफ टाइम. कम टाइम के अंदर आपने उसको करा, या कम कॉस्ट के अंदर आपने उस क्वेश्चंस को सॉल्व कर दिया. तो आप काम भी करोगे, 100% कंप्लीट करोगे, लेकिन आप क्या करोगे? कुछ ना कुछ सेविंग्स करोगे. ठीक है. सर काम तो करके दिया, लेकिन कम समय में काम करके दिया. अब ये स्टूडेंट नंबर ए था, ये भी काम करके लाया. क्वेश्चन नंबर एक स्टूडेंट नंबर बी था, ये भी काम करके लाया. स्टूडेंट नंबर ए को लगे 4 आवर्स, स्टूडेंट नंबर बी को लग गए 2 आवर्स. तो बी वाला जो स्टूडेंट है वो क्या है? एफिशिएंट बी. ठीक है. चलो, तो आगे चलते हैं. तो द कॉन्सेप्ट इग्नोर्ड हियर इज इफेक्टिवनेस. यहाँ पे इग्नोर करा है. द क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड हियर इज लेसर देन द टारगेटेड. इफेक्टिवनेस रिक्वायर्स आउटपुट टू बी इन रिक्वायर्ड क्वांटिटी, टाइम एंड क्वालिटी. तो इफेक्टिवनेस का मतलब क्या है? काम करके दोगे जो भी टाइम है, और क्वालिटी के अंदर काम करके दोगे. ठीक है. और इफेक्टिवनेस और एफिशिएंट क्या होता है? सर आप सस्ते में करके दोगे, जो हमारा टारगेट था उससे भी आपने कम में काम करके दिया. ठीक है. उसको क्या बोलेंगे? एफिशिएंट. क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4, उसमें क्या लिखा हुआ है? A floor manager of a mall is very good manager as he utilizes all the functions of management to minimize cost of maintenance of the area. फ्लोर मैनेजर किसका है? मॉल का. एक मॉल का क्या है? मैनेजर है. काफी अच्छा मैनेजर है. वो यूटिलाइज करता है सारे के सारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट टू मिनिमाइज कॉस्ट. क्या कम करता है? कॉस्ट को मिनिमाइज करता है ऑफ मेंटेनेंस. ही डायरेक्ट्स ऑल द स्टाफ मेंबर्स under him to follow the targets and advises them to put their efforts in the direction of achievements of these targets. तो उसने जो है ना क्या दे रखे अपने एम्प्लॉइज को? टारगेट्स दे रखे, और उनको क्या बोलता है कि भाई तुम्हें इन टारगेट्स को क्या करना है? अचीव करना है. अंडर हिज गाइडेंस एम्प्लॉइज एडमिट दैट दे लर्न अ लॉट. एम्प्लॉइज कहते हैं भाई इस बंदे से हम बहुत कुछ सीखते हैं. एंड आर एबल टू मीट देयर टारगेट्स. और सारे टारगेट्स हम खत्म करते हैं. दिस हैज लेड टू इंक्रीज इन देयर सैलरीज. सैलरीज बढ़ रही है एम्प्लॉइज की. आइडेंटिफाई द इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट हाईलाइटेड हियर. कौन कौन सी इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट यहाँ पे हाईलाइट करी है? इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट हाईलाइटेड हियर. कौन कौन सी इंपॉर्टेंस है? थोड़ा सा जो दिमाग लगाओ. ग्रुप गोल हो सकता है. ग्रुप गोल हो सकता है. और फिर वो और क्या है डायरेक्ट दिमाग में? करता है. क्या होता है? साथ में खोलनी है तो हेडिंग्स खोल के बैठ जा, कोई बात नहीं. हेडिंग्स पता होनी चाहिए दिमाग में सबसे पहले तो. वैसे तो लर्न होनी चाहिए थी कायदे से. और और एफिशिएंसी हो सकती है. एफिशिएंसी हो सकती है. और क्या हो सकता है? यूटिलाइज क्वेश्चन करता है इस एफिशिएंसी को. हाँ, इस क्वेश्चंस के हिसाब से इसको पैराग्राफ के कॉन्टेक्स्ट में आपको बताना है ना. ऐसे नहीं सर मेरी मर्जी थी मैंने बता दिया. जो हेडिंग याद आ गई, नहीं, हेडिंग सारी याद होनी चाहिए. एफिशिएंसी तो उसके लिए हो जाएगा ना, यूटिलाइज ऑल फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट इन ऑन बिजनेस. हम्म. और कौन से पॉइंट आ रहे हैं दिमाग में? मैं देखना चाहता हूँ कि आसपास पहुंच रहे हो नहीं पहुंच रहे. और गाइडेंस वो ग्रुप गोल के लिए हो जाएगा, अंडर हिज गाइडेंस वाला. ग्रुप गोल्स. हम्म. तो यहाँ पे ग्रुप ये बताया तो है ग्रुप गोल्स. ग्रुप गोल्स बताया और एक आपने एफिशिएंसी बताया. और कुछ नहीं. टारगेट टारगेट. हेडिंग्स देख ले, देखनी है तो. बुक नहीं है इस टाइम पे. मेरे नोट्स तो होंगे.
खोलने पड़ेंगे मेरे को। हाँ, इस खोलने का भी अलग अलग से नहीं, वो डेस्कटॉप ही है तो थोड़ा अटक जाता है। अच्छा, यही दो हो सकते हैं। फोन होगा तेरे पास, फोन में खोल ले। फोन ले लिया मेरा। ओहो, ये सबसे अच्छा हो गया। ग्रुप गोल्स हो गए, ग्रुप गोल्स हो गए, एफिशिएंसी हो गया, और एक क्या था, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। भाई वर्कर्स की सैलरीज भी तो इंक्रीज हो रही है, वर्कर्स का भी तो साथ साथ क्या आ रहा है, मजा आ रहा है। तो डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट सोसाइटी इंक्रीज है। है। डेवलपमेंट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी नहीं, नहीं डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी कहाँ से हो रही है। यहाँ पर अगर क्योंकि हम वो बात तो करें, हाँ, बढ़वा रहा है ना एक तरह से क्या बढ़वा रहा है। सैलरी। तो अब उसमें एम्प्लॉयज की पहले बात करेंगे ना, तो पहले एम्प्लॉयज का भला होगा, उसके बाद सोसाइटी का भला होगा। तो सबसे पहले हम बोलेंगे कि अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। तो मैनेजमेंट इंक्रीजेज एफिशिएंसी, फ्लोर मैनेजर इन अ मॉल इज अ वेरी गुड मैनेजर। तो एफिशिएंसी तो आएगी, एफिशिएंट है ना, ये क्या है, एफिशिएंट है ना। तो एफिशिएंसी हो गया। एफिशिएंट का मतलब क्या होता है, जो सस्ते में काम करके दे रहा है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या कर रहा है, हमारी कम लगा रहा है। Management helps in achieving group goals, जिसमें क्या आ रहा है, he directs all the staff members under him to follow the targets and advises them to put their efforts in the, तो अचीविंग ग्रुप गोल्स में सबको क्या बोल रहा है भाई, स्ट्रीमलाइन होके चलो, यूनाइट होके चलो, एक साथ चलो, ठीक है। मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, क्योंकि उनकी सैलरीज इंक्रीज हो रही है। अच्छा क्वेश्चन था अगेन। यही सारे क्वेश्चंस, पता है कि अब क्या हो जाएगा एग्जाम में, क्या होएगा, या अगर मैं बोर्ड्स की बात करूँ तो इन्हीं केस स्टडीज में नाम अलग कर देंगे, बस कंपनी का नाम अलग कर देंगे, क्वेश्चन इसी में से ही दिखेगा 100%। अरे कहाँ चले गए, ये रही। चलो क्वेश्चन नंबर 5, आ जाओ जी क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर, पढ़ो क्या लिखा हुआ है। एबीसी लिमिटेड इज अ कंपनी विच डील्स विद प्रोवाइडिंग कार सर्विस एट होम, है ना, होता है ना, ऐसे कंपनी होती है ना, कार्ड सर्विस एंड होम एंड ऑन रोड सर्विसेज भी देते हैं। देयर आर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इन द कंपनी लाइक ह्यूमन रिसोर्स। तो एक कंपनी है वो आपको होम सर्विस देती है, कार की कुछ भी क्लीनिंग वॉशिंग वगैरह आपको करवानी है, ऑन रोड सर्विसेज भी देती है, ठीक है। उस कंपनी के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स है, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स है, ह्यूमन रिसोर्स है, बहुत मार्केटिंग है, फाइनेंस है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, एंड ऑपरेशंस। द टॉप मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी ट्राइज इट्स लेवल बेस्ट टू सिंक्रोनाइज द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। तो टॉप मैनेजमेंट लेवल क्या करता है, सिंक्रोनाइज करता है एक्टिविटीज, मतलब वो देखता है कि सारे डिपार्टमेंट एक साथ काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे, कोई आगे पीछे तो नहीं रह रहा। The result is the increased efficiency and attainment of goals. However, with the passage of time, the size of the company has grown. जैसे जैसे टाइम हो गया कंपनी बड़ी हो गई, एंड नाउ देयर आर मेनी ब्रांचेस इन द कंपनी, बहुत सारी ब्रांचेस है। सिंक्रोनाइजेशन हैज टर्न्ड इनटू इम्पोर्टेंट विद द इंक्रीज इन द साइज ऑफ द कंपनी एंड द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। तो सिंक्रोनाइज हैज टर्न्ड मोर इम्पोर्टेंट विद, सिंक्रोनाइजेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कंपनी बड़ी हो चुकी है, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज क्या हो चुके हैं, इंक्रीज। आपको हर एक एम्प्लॉय पे फोकस करना भाई। रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर लगभग 3 लाख एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, हर किसी को सैलरी तो मिल रही है ना, कोई तो फ्री में काम नहीं कर रहा होगा ना। आपको देखना पड़ेगा 3 लाख लोग मेरे हिसाब से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, कितनी बड़ी चीज है, 3 लाख, 3 लाख पीपल। द डिपार्टमेंट हेड्स ऑफ द कंपनी आर स्पेशलिस्ट इन देयर रिस्पेक्टिव एरियाज। तो जो डिपार्टमेंट के जो हेड्स है, दे आर स्पेशलिस्ट इन देयर एरियाज एंड द टॉप मैनेजमेंट ट्राइज टू वर्क विद देम, नॉट विद अथॉरिटी बट बाय रिस्पेक्टिंग देयर व्यूज ऑन द सब्जेक्ट। तो जो टॉप मैनेजमेंट है ना, उनके ऊपर ज्यादा जो है ना अपनी पार्ट नहीं दिखाता, अथॉरिटी का मतलब क्या है, ज्यादा पार्ट नहीं दिखाता, बल्कि उनके जो भी सजेशंस होते हैं ना, किसके, डिपार्टमेंटल हेड्स के, तो टॉप मैनेजमेंट उनकी बातें मानता है। अब जैसे मान ले मैं तेरी कंपनी में कौन हूँ, मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर हूँ मैं, ठीक है पीयूष, तेरी कंपनी में तू टॉप मैनेजमेंट है। अब मैं कोई सजेशन लेकर आया, तूने क्या बोला, आप सिर्फ मेरी सुनोगे, मैं आपकी नहीं सुन रहा, ये बात गलत है। आपको, आप क्या कर रहे हो, आप सिर्फ अपनी अथॉरिटी नहीं दिखा रहे, मेरा व्यू पॉइंट भी आप ले रहे हो। देयर ईगो clashes are avoided अच्छा। to ensure smooth functioning of the organization। तो ईगो क्लैशेस नहीं होते, जिस वजह से स्मूथ फंक्शनिंग चल रही है। आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट हाइलाइटेड अबव, राइट टू बेनिफिट्स हाइलाइटेड इन द अबव पैराग्राफ ऑफ द कॉन्टेक्स्ट। अब बता सबसे पहले कि सर यहाँ पर कौन सा कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट लगा, बता कौन सा कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट की बात हुई, पूरे चैप्टर तेरे सामने है, पीडीएफ तेरे सामने होगी तेरे फोन में या तेरे लैपटॉप में, बताओ कौन से कॉन्सेप्ट की बात करें, और उसके 2 बेनिफिट्स भी आपको बताने पड़ेंगे। जो ईगो क्लैशेस वाला है उसमें तो वो लगेगी कोऑर्डिनेशन। अच्छा, और टॉप लेवल वाले में लेवल ऑफ मैनेजमेंट लगेगी। ओ, अच्छा, वो कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट एंड लेवल्स ऑफ, अच्छा ठीक है, और
और कुछ होगा? अब अगर आप इसका आंसर लिख के इंक्रीजिंग आओगे, साइज आपके में आंसर, ग्रोथ, आप आंसर लिख के आओगे सर, एक तो कोऑर्डिनेशन, और एक आपका आंसर हो गया टॉप लेवल वाला, और मल्टी डायमेंशनल हो गया। मल्टी डायमेंशनल हो गया, तो एक आपने करेक्टरिस्टिक्स उठा लिया। और उसके तो बेनिफिट्स भी बता रहे। इन सबके राइट, टू बेनिफिट्स highlighted above in the paragraph of this concept। तो पहले आपको कॉन्सेप्ट आइडेंटिफाई करना है, फिर जो भी कॉन्सेप्ट है उसके दो दो बेनिफिट्स भी बताने हैं। तो सबसे पहले पता है कॉन्सेप्ट आइडेंटिफिकेशन का हो गया 1 नंबर, जैसे ये 1 मार्क का क्वेश्चन हो गया। फिर उसके दो बेनिफिट लिखने का ये हो गया 3 नंबर। तो ऐसे 4 नंबर का क्वेश्चन बना। तो ऐसे 1 मार्क का क्वेश्चन आएंगे कि आइडेंटिफाई करो कॉन्सेप्ट, तूने कॉन्सेप्ट आइडेंटिफाई करा, 1 मार्क्स तेरा। फिर उसके बेनिफिट लिखेगा तो फिर बाकी के 2-3 मार्क्स आपके। तो सर कौन सा कॉन्सेप्ट लगा है पता है? यहाँ पर सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट लगेगा, और वो कॉन्सेप्ट कौन सा है? कोऑर्डिनेशन। अभी कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, टॉप लेवल कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, मल्टी डायमेंशनल कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये तो कैरेक्टरिस्टिक्स है। और इंपॉर्टेंस हम्म किसकी लिखनी है? कोऑर्डिनेशन की दो इंपॉर्टेंसेस लिखनी है कि सर इससे ग्रोथ इन साइज होता है और क्या मिलता है? स्पेशलाइजेशन मिलता है। तो काफी सारे इंपॉर्टेंस है, उसमें से आपको इंपॉर्टेंस कॉन्सेप्ट का नहीं होता तो वो सही थे जो पहले हम बताया। कौन सा? जैसे कोऑर्डिनेशन सही था। नहीं, टॉप लेवल भी हम्म कुछ नहीं लगने वाला था, मल्टी डायमेंशनल भी कुछ नहीं लगने वाला था, सिर्फ एक ही चीज वो लगती, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन के साथ काम चल रहा है, क्योंकि बार बार वर्ड अगर क्या आ रहा था? कॉन्सेप्ट हो, हाँ, कॉन्सेप्ट नहीं हुआ तब कॉन्सेप्ट। भी। अगर कॉन्सेप्ट नहीं बोलता, हाँ तब भी, हाँ तब भी टॉप लेवल मैनेजमेंट में हमने क्या सीखा था? टॉप लेवल में हमने सीखा था वो प्लान्स बनाते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं, पूरी ऑर्गेनाइजेशन को गाइड करते हैं। तो यहाँ पे प्लान और पॉलिसीज बनाने की कहाँ बात चल रही है? प्लान्स अच्छा, और पॉलिसीज बनाने ठीक की है। कहाँ बात चल रही है? पर इसकी यहाँ तो पे चल रही है ना, ग्रोथ इन साइज, इंक्रीज इन द साइज ऑफ द कंपनी, तो ग्रोथ हो रही है तो कंपनी की। कंपनी की क्या हो रही है? ग्रोथ हो रही है। हाँ, कंपनी की ग्रोथ हो हाँ, रही है, तो वो तो कोऑर्डिनेशन की वजह से हो रही है ना, कि प्रॉपरली सारा काम वेल कोऑर्डिनेटेड चल रहा है, इस वजह से कंपनी की ग्रोथ हो रही है। पर मल्टी समझे मेरे? डायमेंशनल भी था ग्रोथ मल्टी, वो। अरे तो वर्ड तो ग्रो आएगा ना ऐसे तो। उसमें भी था ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स में, सर्वाइवल था, ग्रोथ था, प्रॉफिट था। जहाँ ग्रोथ वर्ड आ जाएगा तो थोड़ी ना, जहाँ पे भी ग्रोथ वर्ड आया है उसको सर कॉपी पेस्ट मार देंगे। चलो, तो एक कॉन्सेप्ट लगेगा यहाँ पे, कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा? कोऑर्डिनेशन। फिर कोऑर्डिनेशन के दो इंपॉर्टेंस ऐसे लिखते हैं जो इस पैराग्राफ में यूज्ड है। अब यहाँ पे हम ग्रोइंग साइज की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है ना कंपनी की ब्रांचेस इंक्रीज हो रही है ना। इस वाली लाइन में लिखा हुआ है ना कंपनी की ब्रांचेस इंक्रीज हो रही है, तो ब्रांचेस इंक्रीज हो रही है, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इंक्रीज हो रही है, तो ग्रोथ इन साइज आएगा। और क्या आएगा? स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन कैसे आएगा यहाँ पे? स्पेशलिस्ट लाइक द डिपार्टमेंटल हेड्स कैन नॉट बी टैकल्ड जस्ट बाय द यूनिटी ऑफ कमांड, दे हैव देयर ओन ईगोज। Here the best way to tackle them is to ensure coordination among them, their egos clashes। मैंने ये कॉन्सेप्ट पढ़ाया था आपको कॉन्सेप्ट के अंदर, कि एक स्पेशलाइज्ड बंदा कभी भी दूसरे वाले बंदे का ओपिनियन नहीं लेता, क्योंकि वो बोलता है कि सबसे ज्यादा मेरे को ही आता है, मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा। ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है, ईगो क्लैशेस। तो वो कौन खत्म करता है? कोऑर्डिनेशन। ठीक है, तो ये ही दो लिखने हैं सर। कॉन्सेप्ट तो बहुत, इंपॉर्टेंस तो बहुत सारे हैं, लेकिन आपको कौन से लिखने हैं? दो, बिकॉज यही दो इस पैराग्राफ से निकल के आ रहे हैं। ध्यान से केस स्टडीज को देखना है। मैं बहुत ज्यादा टाइम केस स्टडी पे इन्वेस्ट नहीं कर सकता, मैं फटाफट फटाफट एक बार केस स्टडीज को पढ़ा सकता हूँ, लेकिन क्लास के अलावा आपको थोड़ा सा और टाइम इसको डेडिकेट करना है, थोड़ा दिमाग में चीजों को क्या करना है, सेटल डाउन करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 आ जाओ। बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं यार केस स्टडीज के। अल्फा बीटा हैज डिसाइडेड टू गेट फॉर अ परफेक्ट कोऑर्डिनेशन इन द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द कंपनी। तो इनको क्या चाहिए कंपनी में? परफेक्ट कोऑर्डिनेशन। फोकस ऑन कोऑर्डिनेशन। सिंक्रोनाइजेशन ऑफ ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, फॉर दिस दे नो coordination will be the key। At the stage of thinking of what is to be done throughout the year, they decided to take into consideration the harmony between the goals of the organization and those of the individual departments। क्या बोला अभी तक? आया कुछ समझ में? क्या हुआ है अभी तक यहाँ तक? ये उसको परफेक्ट कोऑर्डिनेशन की अपने उसमें कंपनी के अंदर। तो वो फोकस किसके ऊपर करता है? सिंक्रोनाइजेशन, सारी एक्टिविटीज सिंक्रोनाइजेशन। को सिंक्रोनाइज करेगा। तो उसको पता है सिंक्रोनाइजेशन करने के लिए चाबी कौन सी है, क्या यूज करना पड़ेगा? कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन। तो व्हाट इज टू बी डन थ्रू आउट द ईयर, दे डिसाइड टू टेक इनटू कंसिडरेशन
हार्मनी बिटवीन द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड दोस ऑफ द इंडिविजुअल्स। तो आपको जो गोल्स अचीव करने हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन गोल्स तो अचीव करो ही करो, साथ में एम्प्लॉयज के भी जो पर्सनल गोल्स है उसको भी आपको साथ में अचीव करना पड़ेगा। When they hire employees, they pay them only after evaluating their worth in the terms of how efficient they are. जब भी एम्प्लॉयज को आप हायर करते हो तो उसको कितना पे करते हो, उनकी वर्थ के हिसाब से पे करते हो ना, कि ये मेरी कंपनी के लिए कितना बेनिफिशियल रहेगा। फाइनली व्हेन द लास्ट मंथ ऑफ द प्रोडक्शन कम्स, टाइम एंड अगेन चेक द डेविएशन बिटवीन द सेट टारगेट्स एंड द एक्चुअल प्रोडक्शन डन। जैसे ही साल खत्म होता है ना, तो हर एक वर्कर के काम की क्या होती है, चेकिंग, कि हमने इसको कितना काम एलोकेट करा था, कितना काम हमने इसको दिया था वर्सेस इसने कितना काम किया। तो जितना एलोकेट करा था उतना किया, डन है। जितना एलोकेट करा था उतना काम नहीं कर पाया, तो फिर क्या है, गोल्स ये अपने मेट नहीं कर पाया, तो इसकी प्रमोशंस वगैरह क्या हो जाएगी दोस्त, इस वाले सेंस में रुक जाएगी। इन द अबव पैराग्राफ द मेन फोकस इज ऑन कोऑर्डिनेशन, हाउएवर वेरियस फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आल्सो कम इनटू पिक्चर। क्वेश्चन ने बता दिया कि भाई इसके अंदर कोऑर्डिनेशन तो लगा है, बाकी और कौन से फंक्शंस लगे हैं, तो फंक्शंस कौन से होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, पहले स्टाफिंग आता है, फिर डायरेक्टिंग आता है, और फिर क्या आता है, कंट्रोलिंग। और कौन से फंक्शंस, यू हैव टू आइडेंटिफाई द 3 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हाइलाइटेड अबव इन विच कोऑर्डिनेशन हैज बीन सीन। तो 3 फंक्शंस आपको बताने हैं, कौन सा लगा, इन तीनों में से प्लानिंग होगा पहले तो। प्लानिंग हो जाएगा। चलो प्लानिंग एक मार्क कर देते कि प्लानिंग हो जाएगा सर, अकड़ बकड़ बम्बे वो। नहीं, वो प्लानिंग तो कर रहा है ना, वो डिसाइड किया उसने, प्लानिंग की होगी ना उसकी। प्लानिंग हो जाएगी। एक होता है कंट्रोलिंग, जहाँ पे वो चेक करता है कि जितना काम दिया उतना चेक करा कि नहीं करा। अब जैसे मैंने तेरे को कोई वर्क दिया, आई एम चेकिंग कि तू पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा, दैट इज कि मैं तेरे ऊपर कंट्रोल रख रहा हूँ। एक मैंने बताया, तो तो ये लास्ट आखिरी वाली वाला हो लाइन से गया। पता चल रहा है कंट्रोलिंग। और ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग तो नहीं कर रहा ना। स्टाफिंग में यहाँ पर ये जो एम्प्लॉयज को जो रखता है, किस बेसिस के ऊपर रखता है, कि इसकी कितनी वर्थ है और ये काम को कितना एफिशिएंटली करेगा। स्टाफिंग करते टाइम ये इस चीज का ख्याल रखता है। ऑर्गेनाइजिंग की बात क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग का बात होता है कि एक कंपनी अपने जो रिसोर्सेज है, चाहे वो फिजिकल रिसोर्सेज है चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज है, उसको कैसे यूज कर रही है, उसका बेनिफिट कैसे उठा रही है। एंड व्हाट इज डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग का मतलब है एम्प्लॉइज हैं आपके पास, सब कुछ है, लेकिन आप उनको डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहे हो कि व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप दे हैव टू टेक, काम क्या करना है डेली आकर, उसको क्या बोलते हैं, डायरेक्शन प्रोवाइड करना, है ना। तो यहाँ पे कौन कौन से फंक्शंस लग रहे हैं, प्लानिंग तो लगेगा ही लगेगा, और एक और कौन सा लग ऑर्गेनाइज गया, में लगेगा। स्टाफिंग लग गया, और एक कौन सा लग गया, कंट्रोलिंग लग गया। ऑर्गेनाइजिंग नहीं, प्लानिंग लगेगा, स्टाफिंग लगेगा, हाँ क्योंकि ये एम्प्लॉय को क्या कर रहा है, हायर कर रहा है, इवेल्युएट करता है उनका कि इनकी वर्थ कितनी है, या क्या मेरी कंपनी के लिए एफिशिएंट रहेंगे, क्या इस बंदे को रखना जरूरी है कि इसके बिना मेरा काम चलेगा, इसको क्या बोलते हैं, स्टाफिंग में जरूरी है। प्लानिंग में क्या है, they decided to take into consideration the harmony between the goals of the organization and those of the individual departments। तो यहाँ पे क्या लग रहा है, थिंकिंग थिंकिंग थिंकिंग, what is to be done। प्लानिंग का मतलब क्या है, फ्यूचर की तो प्लानिंग करते हो ना, इट इज द स्टेज ऑफ थिंकिंग। थिंकिंग का मतलब क्या है सर, हम प्लान कर रहे हैं what is to be done। और स्टाफिंग हो गया कि सर हायर एम्प्लॉय कर रहा है अकॉर्डिंग टू द एफिशिएंसी। और फिर एक बात करते हैं किसकी, आपकी कंट्रोलिंग की। किसकी बात चल रही है सर, यहाँ पे कंट्रोलिंग की, जहाँ पे ये देख रहा है कि हमने जितना काम दिया उतना बंदे ने करा कि नहीं करा, चेकिंग करते हैं किसी के ऊपर, उसको बोलते हैं कंट्रोल। किसी ने हमारे ऊपर से कंट्रोल रख रखा है। ठीक है, चलो बढ़िया क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। इसको भी हम क्या कर सकते हैं, आईएमपी मार्क कर सकते हैं। मतलब अगर मैं 26 क्वेश्चन है इस पीडीएफ फाइल के अंदर, इस पीडीएफ फाइल में से मुझे क्या करना है ना, नंबर ऑफ क्वेश्चंस को कम करना, कि जब मैं नेक्स्ट टाइम जब मैं रिवाइज करूंगा तो 26 क्वेश्चन थोड़ी ना देखूंगा, ज्यादा से ज्यादा मैं 12 से 13 क्वेश्चन ही तो देखूंगा। हाफ क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, इंपॉर्टेंट मार्क करना है। फिर जब आप नेक्स्ट रिवीजन जब करोगे तो वो 12 के कितने रह जाएंगे, 6 क्वेश्चन। तो 6 क्वेश्चन हर एक एक चैप्टर के हो जाए, 6 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन, तो वो जब एग्जाम का टाइम जब आएगा ना, तो उतनी हम रिवाइज कर पाएंगे। तो अगर उसको 10 चैप्टर्स हो गए आपके, तो उस हिसाब से 12 चैप्टर्स हो गए, तो उस हिसाब से 70-80 क्वेश्चंस आपके पास होने चाहिए सिर्फ एंड में रिवाइज करने के लिए, कि इन क्वेश्चंस को मैं बार बार गलती कर देता हूँ। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 7। सागर लिमिटेड बिलीव्स इन कोऑर्डिनेशन अमंग डिपार्टमेंट्स एंड एक्टिविटीज। सागर किसके ऊपर विश्वास रखता है सर, कोऑर्डिनेशन के ऊपर। द कंपनी रिलाइज हेविली ऑन प्रोफेशनल कोऑर्डिनेशन। प्रोफेशनल कोऑर्डिनेशन, हर एक स्पेशलिस्ट को, प्रोफेशनल को एक दूसरे के ऊपर क्या करना चाहिए सर, कोऑर्डिनेट करना चाहिए। For this, the company takes steps throughout the year. Coordination is kept in mind by the managers regardless of the level they are working at. तो हर एक लेवल पे क्या लग रही है, कोऑर्डिनेशन परवेसिव है।
Throughout the year, the various activities are synchronized without failure. Every department ensures that within it, every employee and operation is guided by the theme of proper coordination. तो every department ensures that within it, every employee, तो हर एक डिपार्टमेंट का हेड क्या करता है कि मेरे नीचे जो भी एम्प्लॉय जो काम कर रहा है ना, और जो ऑपरेशन जो चल रहा है वो गाइडेड है बाय द थीम ऑफ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन, मतलब हर एक काम प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के साथ चल रहा है. Whenever an employee takes an action, he consult others whenever needed, thus properly contributing to his team. तो टीम के अंदर भी जो बंदे हैं ना, आपस में एक दूसरे के साथ मिलजुल के क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं. द प्रोसेस ऑफ कोऑर्डिनेशन इज जस्ट नॉट लिमिटेड टू द एम्प्लॉइज. Even at the department level, the various department use this binding force to create perfect harmony among them so that organizational goals can be fulfilled. All the coordination that occurs in the organization is a result of proper training. तो जो coordination है ना, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ, एंड premeditated attempts by the company to get the best results possible. The above case presented all the characteristics of coordination. Identify the lines which represent them. अब सर इस सारी लाइंस के अंदर ना बहुत सारे कोऑर्डिनेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स गिवन है. आपको एक एक मतलब काफी सारे हो सकते हैं. ऑल्सो नेम द कैरेक्टरिस्टिक्स. कैरेक्टरिस्टिक्स का नाम बताओ और किस लाइन में वो कैरेक्टरिस्टिक्स छुपा हुआ है वो बताओ. बुक खोल सकता है अपनी, नोट्स खोल सकता है, थोड़ा सा क्या करना है आपको, ट्राई करना. बुक ही लेके आ रहा हूँ. अब अरे बुक वुक लेकर बैठा कर, चल लेकर आ. मैं अकाउंट खोल के बैठा. कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स. और किस लाइन से पता चल रहा है कोऑर्डिनेट इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स? ये तो नहीं होगा मेरे ख्याल से ग्रुप एफर्ट्स वाला. नहीं होगा मेरे ख्याल से ग्रुप एफर्ट्स वाला क्वेश्चन. नहीं आएगा. अच्छा जी, आंसर कंट्रीब्यूटिंग वाला थीम हो गया ना ये. एम्प्लॉय टेक एन एक्शन टू ही कंसल्ट अदर्स वाला. तो बस मेरे को बता कि सर मेरा दिमाग ये बोलता है सर, आपने कॉन्सेप्ट पढ़ाया और मेरे हिसाब से सर ये लगेगा. सर मैं चेक करता हूँ. अभी गलत करेगा जितना सही है, कोई बात नहीं, एग्जाम में गलती नहीं होनी चाहिए बस. जब भी तो क्लासेस है. एक तो ये लग रहा है परवेसिव लगेगा. कोऑर्डिनेशन परवेसिव फंक्शन यहाँ पे. परवेजिव लग जाएगा, परवेजिव The लग जाएगा. process of coordination is just not limited to the employees. अच्छा, परवेजिव लग जाएगा, ठीक है. और कौन सा लगेगा? Training. कोऑर्डिनेशन होता है एक सिंगल कोऑर्डिनेशन. कोऑर्डिनेशन, सिंगल कोऑर्डिनेशन. वो सिंगल कोऑर्डिनेशन क्या होता है भाई? मतलब सागा लिमिटेड बिलीव इन कोऑर्डिनेशन अमंग डिपार्टमेंट एक्टिविटीज. तो एक कोऑर्डिनेशन का हो गया. कोऑर्डिनेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स कोऑर्डिनेशन. मैं पूछ रहा हूँ आपसे. ना 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 ना, कोऑर्डिनेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स ही कोऑर्डिनेशन लिख देगा. जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो भी है 5-6 कोऑर्डिनेशन जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो भी गिवन है उसमें से फाइंड करना है. Integrated group efforts, container process. अरे सामने हेडिंग्स है, फिर भी आंसर नहीं दे रहा. सोच रहे हो बीएसटी कितनी इंपॉर्टेंट है. आंसर ही नहीं निकल रहा अभी. गलत तो लिखने की बात तो दूसरी छोड़ो. तो यहाँ पे कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स है? परवेजिव तूने सही बोला, सारे लग गए इसके अंदर. परवेजिव भी लग गया, ग्रुप एक्टिविटी भी लग गया, यूनिटी ऑफ एक्शन भी लगा, डिलिबरेट फंक्शन भी लगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द मैनेजर्स भी लगा. कौन कौन सी लाइन से पता चल रहा है? देखो, कोऑर्डिनेशन इज केप्ट इन माइंड बाय द